हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस को हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उनका लिंक दिया हुआ है। उन वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करता हूं और मैं एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलता हूं। ठीक है, तो आप सभी अगर हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको तो ये चीज़ पता ही होगा, क्योंकि जो भी हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल टॉपिक वाइज होते हैं। कोई भी टॉपिक, छोटा से छोटा टॉपिक भी मैं मिस नहीं करता, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन कर ही देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोज़ को तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखें, तो आज का लेक्चर बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, या सिंपली कह सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। और साथ ही साथ एक और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। अच्छा, तुमने क्लास 10th में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सोचो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये था कि अगर किसी चार्ज के चारों तरफ एक पार्टिकुलर एरिया में कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई टेस्ट चार्ज आता है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक ना, आपने पढ़ा था इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इट इज़ द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इफ अ टेस्ट चार्ज रीचेस देन देयर इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एक्ट। ठीक है, अगर इस पूरे रीजन में, इस पूरे एरिया में 3D डायग्राम में ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा, 3D फिगर में होगा। ठीक है, तो इसमें जब कोई दूसरा चार्ज जाता है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, लेकिन यदि इस फील्ड से बाहर है तो ना ही अट्रैक्शन होगा और ना ही रिपल्सन होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर समझना है तो मैग्नेट को लेकर के आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक मैग्नेट ऐसे एक हाथ पे रख लो और दूसरा मैग्नेट काफ़ी दूर रखो। ठीक है, तो दोनों में ना तो कोई अट्रैक्शन होगा ना ही कोई रिपल्सन होगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि ये मैग्नेट वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इसके क्लोजर लेकर के आते हैं तो ये इस पर हल्का सा ऐसे एक्शन होना शुरू हो जाता है, एक्शन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, सिंपली आप कह सकते हैं। ठीक है ना, ये हिलना डुलना शुरू कर देगा या फिर इसकी तरफ आकर अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर इसे दूर चला जाएगा। तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन शो हो सकता है। तो जरा सोचो कि जब दूर था तो कोई इफेक्ट नहीं रहा इस मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पर, लेकिन जैसे ही हम इसके क्लोजर लेकर के आ रहे हैं तो इस मैग्नेट के कारण ये मैग्नेट एक्शन रिएक्शन करना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, मीन्स जब यह मैग्नेट इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया तभी जाके अट्रैक्शन पॉसिबल हुआ या तभी जाके रिपल्सन पॉसिबल हुआ। ठीक है, वैसे ही अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर तभी लगेगी जब हम उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में होंगे। ठीक है, या कोई मास उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। आप जानते हैं कि अगर कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए तो वो दोबारा अर्थ पर नहीं आती। ठीक है, क्यों नहीं आती, इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा था उसका इफेक्ट खत्म हो जाता, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो बॉडी दोबारा अर्थ पर नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है जो किसी बॉडी को अर्थ की तरफ लेकर के जाता है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहेगा तो अट्रैक्ट कैसे होगी कोई बॉडी। तो जाहिर सी बात है, तो आज हम समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे हम इसके डेरिवेशन को करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के। आइए यहाँ पर देखते हैं। सपोज कर लो कि ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ का मास है कैपिटल M हमने ले लिया, और इसका जो रेडियस है, रेडियस इज कैपिटल R। ठीक है, इससे किसी डिस्टेंस h पर, किसी h हाइट पर एक बॉडी है, यहाँ पे इसका एक रीजन बनाते हैं ऐसे, एक ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन हो गया मान लो। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन हो गया। तो इसके h हाइट पर कोई एक बॉडी रखी हुई है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो बॉडी हमने लिया है इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लिया है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर भी लग सकता है। या अगर ये बॉडी h हाइट पर नहीं है बल्कि अर्थ के सरफेस पर है तो इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर से लगता है।
ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर तुमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था तो वैल्यू आया था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। ये क्या वैल्यू था? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चूंकि फोर्स कौन लगा रहा है? मास लगा रहा है, ठीक है। जैसे इस बॉडी का मास स्मॉल m है तो इसके मास के कारण इस फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, इसलिए हमने लिखा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और यहाँ मास के कारण फोर्स लग रहा है तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे क्या? एज वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस r प्लस एच होता तो r प्लस एच का होल स्क्वायर लिखते। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट मास। हम यहाँ पर उस मास को कंसिडर करेंगे जिस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है अर्थ के द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल m लिख लिया। इसको जो ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हम लोग कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल E बराबर मिल जाएगा कैपिटल F के जगह पे देखो जरा इसका वैल्यू कितना है, G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्मॉल m, हियर m विल बी कैंसिल्ड बाई m, और हमें मिलेगा E इक्वल्स टू, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू G m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपने एक चीज़ और पढ़ रखा है, इस वैल्यू को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो देयरफॉर, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इस फार्मूले के अनुसार कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। सॉरी, ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है ग्रेविटी कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपली इस वीडियो को जल्दी से पॉज करो, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो गाइस, देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज़ को कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइप होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल 3 तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी से ही हम समझ गए कि जब कोई बॉडी स्थिर अवस्था में हो, उस कंडीशन में उसकी जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि सपोज कर लो कि किसी बॉडी को हम अर्थ से यच हाइट पर रखे हुए हैं, तो इस पर जो लगने वाला जो एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को देखो हम डिराइव करते हैं। यहाँ पे कैसे डिराइव करेंगे ये मेथड यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई बॉडी है, वो बॉडी इन्फिनिटी से मूव करते हुए आ रही है, ठीक है ना। ये बॉडी कहाँ से आ रही है? ऐसे इन्फिनिटी से मूव करते हुए आ रही है, हमारे अर्थ के तरफ आ रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये बॉडी आ रही है इन्फिनिटी से मूव करते हुए, यहाँ पर आई, यहाँ पे मानते हैं पॉइंट ए है, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे पॉइंट बी है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने माना डी एक्स मतलब दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, ठीक है। और अर्थ के सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसे हमने यक्स सपोज कर लिया है, ओके। अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? एक्स है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन भी होगा, और यदि वर्क डन होगा तो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर वर्क डन होता है वहाँ पर एनर्जी का कंजम्पशन भी होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पर वर्क डन कितना होगा। चूँकि ये इन्फिनिटी से बॉडी मूव करते हुए आ रही थी, और हमें फाइंड करना है कि एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पर मानते पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पर टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर
सिर्फ एक ही ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, और वो मेथड है इंटीग्रल मेथड। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी इन्फिनिटी से आती है तो उसके डिस्टेंस को पता कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस चली है बॉडी, और हम जानते हैं कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता नहीं चलेगा तो हम वर्क डन को कैसे फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। लिखोगे एज वी नो दैट, या एज वी नो दैट के बजाय हम यहाँ पर लिखते हैं इफ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, व्हेन बॉडी मूविंग फ्रॉम, यहाँ से लिखो इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी and cover very small displacement in time interval dt, ठीक है ना। तो dt टाइम में, dt क्या है, बहुत ही कम टाइम है, और यहाँ पर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसका वैल्यू कितना है, dx है, dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जानते हैं वर्क डन भी बहुत कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्क बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कहोगे बच्चों कि जब वर्क डन कम हुआ, यानी जब सिंपली कह सकते जब डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो वर्क डन तो कम होना ही होना है, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल होगा तो वर्क डन भी डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा देन वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स, ठीक है ना। डी एक्स कहाँ पर निकाला हमने, पॉइंट ए पर निकाला। अब दोनों साइड को जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा कि टोटल वर्क डन कितना होगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं बट फोर्स इक्वल्स टू, जरा देखो कितना है यहाँ पर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है एट पॉइंट ए वो कितनी है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम। जैसे इस मास को हमने माना स्मॉल एम, जो बॉडी मूव करती हुई आ रही है, इसका मास कितना है, स्मॉल एम है। एक ही बॉडी, तीन बॉडी ना सपोज कर लेना यहाँ से एक बॉडी मूव करती हुई आ रही, पहले पॉइंट ए पर आई, ए से बी पर, बी से पी पर आई, और इस पी पर हमें फाइंड करना है कि टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो बट एफ इक्वल्स टू जानते होता है जी कैपिटल में स्मॉल एम बाई आर, आर नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस कितना एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा, एफ के जगह पे एफ का वैल्यू रख लो, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब सिंपली क्या करना है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करने में लिमिट क्या लगाना है आपको कि बॉडी इन्फिनिटी से मूव करते हुए आ रही है और कहाँ तक आई, आर डिस्टेंस तक आ रही है। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी जो दूरी है कहाँ है, सेंटर से लेकर के इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, और ये आर डिस्टेंस तक आ रही है मूव करते हुए। तो हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। ठीक है, तो सिंपली लिखोगे क्या, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को जब आप इंटीग्रेट करेंगे और कहाँ से कहाँ तक, एट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू आर, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक, एंड वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, तो वर्क डन होगा 0 से w तक, क्योंकि जब बॉडी इन्फिनिटी पर है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन 0, और जब बॉडी पॉइंट P तक आ गई तो यहाँ पर कुछ वर्क डन हो चुका है, तो उस वर्क डन को हमने मान लिया w। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, w मिल गया, क्योंकि w को, डी डब्ल्यू को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा w, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके w तक, तो यहाँ पे लिखो 0 से लेके w, तो w माइनस 0 तो w ही आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल लिखा कि वर्क डन बराबर हो गया w इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चों सिंपली इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लोगे तो आपको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर -2 इंटू डी एक्स। एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर हमने लिमिट नहीं लगाया है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से लेके आर तक, तो इधर लिख लिया इन्फिनिटी से लेके आर तक। ठीक है, कोई संदेह नहीं होगा यहाँ तक, और आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू मिलेगा
कैपिटल जी एम इंटू एम, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, आपने पढ़ा है एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स होता है, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाता है कि नहीं, है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा हमें एक्स पे पावर -2 इंटू डी एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो मिलेगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ओके, तो यहाँ मिलेगा एक्स पे पावर -1 और यहाँ पे अपॉन -1, यानी मिल जाएगा -1/x। ठीक है, क्योंकि पावर जब माइनस में आएगा तो वैल्यू नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी जगह इसके वैल्यू को, तो मिल जाएगा g इंटू एम और अपॉन ना लिख करके एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, चलो 1/x, कहाँ से कहाँ तक, -1/x होगा, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r तक। माइनस सिंबल को बाहर निकाल लो, -gm स्मॉल m, और यहाँ पे मिल जाएगा 1/r - 1/∞। और हम जानते हैं कि जब भी किसी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका टर्म 0 आता है, तो मिल जाएगा आपको देयरफॉर w = -g कैपिटल M स्मॉल m/r। ठीक है, ये क्या मिल गया, ये मिला टोटल वर्क डन। ठीक है, अगर मानते हैं कि ये हाइट h पर है, ये बॉडी अर्थ के सरफेस से, और ये रेडियस r है, तो इस कंडीशन में इस स्मॉल r की जगह पे कितना लिख सकते हो, r + h हो जाएगा, तो मिलेगा -g कैपिटल M स्मॉल m/r + h। ठीक है, और यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हम जानते हैं उतनी ही एनर्जी कंज्यूम्ड होती है जितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पर लिखोगे सिंस U = W, यानी कि उतनी ही एनर्जी कंज्यूम्ड होती है जितना वर्क डन होगा। सो कह सकते देयरफॉर U = -g कैपिटल M स्मॉल m/r + h। ओके, तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, और इसके इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक देखते वक्त छूट गया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ईच एंड एवरी पॉइंट को बड़े ही क्लियरली समझा दिया है कि कैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यकीनन आज का लेक्चर आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी हमारे लेक्चर्स को शेयर करते रहें, ताकि उन्हें भी अगर ज़रूरत हो इन सब लेक्चर्स का तो इसका लाभ मिल सके। ओके।